अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेसन में हम द डाइंग सन के टेक्स्ट पर काम करेंगे। ये फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, काफ़ी लेंथी सेंटेंस है। जब कोई लेंथी सेंटेंस आपके सामने आ जाए, व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपने करना क्या है? आप उस सेंटेंस को क्लॉजेज में ब्रेक करेंगे और फिर उस सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। एक मरतबा आपने सेंटेंस को क्लॉजेज में ब्रेक कर लिया तो उसके बाद आप उस क्लॉज को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में ब्रेक करें। सेंटेंस की कंप्रीहेंशन बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है जी, क्या करना है? लेंथी सेंटेंस आया, सबसे पहले आपने उस सेंटेंस को डिफरेंट क्लॉजेज, जिन क्लॉजेज से वो सेंटेंस बना है उसमें ब्रेक कर लेना है। उसके बाद उन क्लॉजेज, हर क्लॉज का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपने देखना है कि इस क्लॉज का सब्जेक्ट क्या है, इस क्लॉज का प्रेडिकेट क्या है। ठीक है जी। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट काम करना है, उस सेंटेंस की सारी क्लॉजेज को देखना है कि वो क्लॉजेज किस किस्म की क्लॉजेज हैं। वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं या डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं या दोनों का मिक्स हैं, डिपेंडेंट क्लॉजेज और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज का मिक्स है। ठीक है। अगर आपके सेंटेंस की सारी क्लॉजेज, जितनी भी क्लॉजेस में 2 क्लॉजेज हैं, 3 क्लॉजेज हैं, जितनी भी क्लॉजेज हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, तो आपका सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन अगर उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज का मिक्स है तो आप उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है जी। तो इस क्लॉजेस की बेस पे सेंटेंसेस की 3 किस्में होती हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आपने इस चीज़ को समझना है कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। बिकॉज जब आप इंग्लिश लिख रहे होंगे या जब आप इंग्लिश बोलते हैं किसी इंटरव्यू में, द पर्सन जो आपको इंटरव्यू कर रहा होता है वो आपको देख रहा होता है कि आप किस किस्म की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, आप सेंटेंसेस की डिफरेंट काइंड्स को किस तरह से मिक्स कर रहे हैं। इसी तरह से आपके रिटन आंसर में भी चेक किया जाता है कि आप डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस को किस तरह से मिक्स करते हैं। तो ये तीनों किस्म के सेंटेंसेस आप अपने माइंड में रखने हैं और इस बात को जहन में रखना है कि जब आप लिख रहे होंगे या आप बोल रहे होंगे तो आप इन तीनों किस्म के सेंटेंसेस को मिक्स कर रहे होंगे। बहरहाल सबसे पहले क्या किया आपने, सेंटेंस को क्लॉजेज में ब्रेक किया, फिर हर क्लॉज का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखा और फिर उसके बाद नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेज देखनी है कि इस सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉजेज और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कौन कौन सी हैं। अच्छा, अब डिपेंडेंट क्लॉजेज और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज के साथ मिला हुआ एक और कॉन्सेप्ट है जिसको आपने समझना है, वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज एंड सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज का होता है। क्या बोला मैंने? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज एंड सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज। एक्चुअली इस तरह से होता है कि अगर 2 क्लॉजेज को किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए मिलाया जाए, ठीक है, अभी मैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को सारे को एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ, जैसे आपने ये समझना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ लिखी हुई क्लॉज जो है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, वो अपना उसे एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस की शक्ल में आप लिख सकते हैं। लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाली क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है, उसे आप एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस की शक्ल में नहीं लिख सकते। अब फर्दर आपने मज़ीद देखना है, ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इफ़ यू गेट इनटू दिस टर्मिनोलॉजी एंड दिस टर्मिनोलॉजी बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर मेमोरी एंड यू स्टार्ट्स यूजिंग दिस टर्मिनोलॉजी वेरी फ्रीक्वेंटली, आप महसूस करते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इंग्लिश को ज़्यादा अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस 3 तरह की होती हैं। कितनी तरह की होती हैं? 3 तरह की। नाम याद करने हैं आपने। ये नाउन क्लॉजेज होती हैं, एडजेक्टिव क्लॉजेज होती हैं और एडवर्ब क्लॉजेज होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? नाउन क्लॉजेज होती हैं, एडजेक्टिव क्लॉजेज होती हैं, एडवर्ब क्लॉजेज होती हैं। अब इन नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि नाउन क्लॉजेज कौन सी क्लॉजेज होती हैं? ऐसी क्लॉजेज जो नाउन के तौर पर फंक्शन करती हैं, यानी नाउन वाला काम करती हैं। हम किसी बाद में किसी लेक्चर में ज़्यादा डिटेल के साथ नाउन क्लॉजेज पे बात करेंगे, लेकिन आपने फ़िलहाल इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि अगर कोई क्लॉज किसी सेंटेंस में नाउन के तौर पर काम कर रही होगी तो आप बोलेंगे कि वो नाउन क्लॉज है।
और नॉन क्लॉज, नाउन क्या काम करता है ये चलो मैं अभी इसे भी दस्ते से हटा देते हैं कि नाउन को एज अ आप सब्जेक्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या जो उसे वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के तौर पर ये इस्तेमाल होते हैं। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हम बाद में करेंगे कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है क्या, हम इसको जो है डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आपने देख लिया कि ये नॉन क्लॉज और इसके अलावा प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होती है। यानी अगर आप समरी बनाना चाहें, अगर कोई क्लॉज सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रही है तो वो नॉन क्लॉज है। अगर वो वर्ब के ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, दोनों में से किसी एक के तौर पर इस्तेमाल है तब भी नॉन क्लॉज। और इसी तरह से किसी प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है तब भी वो एक नॉन क्लॉज होगी। अच्छा, नॉन क्लॉज के बाद आ जाती हैं आपकी एडजेक्टिव क्लॉजेज। एडजेक्टिव क्लॉज जिस तरह से नॉन क्लॉज नाउन का फंक्शन प्ले करती है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या करेगी, ये एडजेक्टिव का फंक्शन प्ले करेगी। और एडजेक्टिव क्लॉजेज को रिलेटिव क्लॉजेज भी बोलते हैं। और इसके बाद एडवर्ब क्लॉज है। ऑफ कोर्स एडवर्ब क्लॉज वही काम करेगी जो एडवर्ब करते हैं। इसलिए इन तीनों किस्म की क्लॉजेज को आप कैटेगराइज करें जब भी आप किसी टेक्स्ट को स्टडी कर रहे हो, किसी टेक्स्ट को कंप्रीहेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम इस सेंटेंस को करते हैं तो हम इसको कैटेगराइज करेंगे कि इनमें से कौन सी क्लॉज क्या है। और इसके अलावा अगर आपको लगे कि कहीं पे कोई आपका वास्ता किसी कम्प्लेक्स सेंटेंस के साथ है तो आपने वहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज को भी देखना है कि इस सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज उसको आपने पॉइंट आउट करना है कि इस सेंटेंस में ये प्रिंसिपल क्लॉज है या ये मेन क्लॉज है। इससे आप को आइडिया होगा कि एक कम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह से लिखा जाता है। चलिए जी, अब हम इस सेंटेंस को देखते हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं करते, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें एक्सप्लेन करने वाली। तो आप देखें फर्स्ट क्लॉज, अ फ्यू स्टार्स आर नोन, ये प्रिंसिपल क्लॉज है इस कम्प्लेक्स सेंटेंस की। विच आर हार्डली, अब ये विच एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है एंड इट रिप्लेसेस द स्टार्स, तो ये एक आपकी रिलेटिव क्लॉज है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज है। विच आर हार्डली बिगर देन द अर्थ। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज शुरू हो रही है, बट मोस्ट ऑफ, ये बट जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। हम और भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करेंगे जब ये क्लॉजेज हमारे सामने आएंगे, क्योंकि वी विल बी डिस्कसिंग दिस कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट इन एवरी क्लास। जिस क्लास में भी हम जहाँ पे भी हम काम कर रहे होंगे हम इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे होंगे। तो मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज that thousands and thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare. Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of earths. अब देखें इस सेंटेंस को, ये फर्स्ट क्लॉज a few stars are known, ये ऑफ कोर्स प्रिंसिपल क्लॉज है और इस क्लॉज का सब्जेक्ट a few stars है एंड आर नोन इसका प्रेडिकेट है। और इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस का रिलेटिव प्रोनाउन इसको बोलते हैं विच, ये वर्ड क्योंकि ये स्टार्स को स्टार की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, स्टार्स की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो इस ये सब्जेक्ट है। आर हार्डली बिगर देन, यहाँ तक ये जहाँ कॉमा लगा हुआ है। एंड देन कंजंक्शन के बाद नेक्स्ट क्लॉज शुरू होती है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसे आप कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोलेंगे कि बट जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। मोस्ट ऑफ देम आर, ये मोस्ट ऑफ देम इसका सब्जेक्ट है, आर सो लार्ज ये इसका प्रेडिकेट है। अब ये दैट से नेक्स्ट क्लास शुरू हो रही है, दैट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अर्थ्स, ठीक है, कुड बी पैक्ड इनसाइड ईच एंड लीव रूम टू स्पेयर। उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इससे सेमीकोलन लगा के शुरू किया गया। हेयर एंड देयर वी फाइंड, यहाँ पे इस क्लॉज का सब्जेक्ट वी है, वी फाइंड एन इमेंस स्टार लार्ज इनफ टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ्स।
इस तरह से इस सेंटेंस को समझना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। और अब आप इसकी जो लैंग्वेज को चेक करें कि लैंग्वेज किस किस्म की इस्तेमाल हो रही है। पिछले लेसन में भी हमने बात की थी कि राइटर वांट्स टू टॉक अबाउट समथिंग वी हैव नॉट सीन। हमारा कोई सन के बारे में या पूरी अर्थ के बारे में हमारा एक्सपीरियंस कोई इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो हमें किस तरह से डिफरेंट जो काउंटिंग वर्ड्स है वो दे के हमें आइडिया देने की कोशिश कर रहा है कि ज़मीन कितनी बड़ी है और उसके मुकाबले में सितारे कितने बड़े हैं। कुछ सितारे इतने ज़्यादा बड़े हैं कि 100 एंड थाउजेंड्स ऑफ अर्थ उसमें उनमें रखी जा सकती हैं और उसके बावजूद जगह जो है वो खाली बचती है। तो ये सेंटेंस आपने देखा, इसको समझना कितना आसान हो जाता है जब आप इस सेंटेंस को तोड़ते हैं इसकी क्लॉजेज में। अच्छा, अब अगर आप थोड़ा सा ग्रामर की तरफ चले जाएं, जो ये फर्स्ट क्लॉज है इसमें अ फ्यू स्टार्स। अब अ फ्यू स्टार्स ये बड़ा इम्पोर्टेंट सा एक ग्रामर का रूल बन जाता है जिसको आपको लाजमी समझ लेना चाहिए। एक तो ये कि कुछ चीज़ें होती हैं उनको हम काउंट करते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं उनको हम मेजर करते हैं, मापते हैं। जिन चीज़ों को हम काउंट करते हैं उनके साथ हम फ्यू यूज़ करते हैं और जिन चीज़ों को हम मेजर करते हैं उनके साथ हम लिटिल यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये आ फ्यू, दा फ्यू एंड फ्यू, ये तीन एक्सप्रेशंस इस्तेमाल होते हैं। यानी बाज़ औक़ात आप आ फ्यू इस्तेमाल करते हैं, बाज़ औक़ात आप दा फ्यू इस्तेमाल करते हैं, बाज़ औक़ात आप फ्यू अकेला इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह से लिटल के साथ भी है, इन दोनों को मिला के समझना। लिटल में भी इसी तरह से होता है कि आ लिटल इस्तेमाल होता है, दा लिटल इस्तेमाल होता है और लिटल यूज़ होता है। अच्छा, अब पहली बात तो ये कि इस चीज़ को जहन में रखें कि लिटल ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जिनको हम मेजर करते हैं, फ्यू हम उन चीज़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं जिनको हम काउंट करते हैं। अब आ फ्यू कहाँ पे, आ फ्यू पॉजिटिव मीनिंग्स देता है। जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ तारे ऐसे हैं जो ज़मीन से बमुश्किल बड़े होंगे, हैं कुछ ऐसे। लेकिन अगर राइटर ने यहाँ पे फ्यू लिखा होता तो इसका मतलब ये होना था कि बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मीनिंग आ जाने थे। इसी तरह से दा फ्यू इंटायरिटी किसी चीज़ के मुकम्मल होने का आइडिया देता है, किसी चीज़ को जितना है वो टोटल है। और लिटल, आ लिटल, दा लिटल का भी यही कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। तो ये चीज़ थी ग्रामर की जो यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली थी। ठीक है जी, और आपको इसकी समझ आ जानी चाहिए बिकॉज दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और आपने याद क्या रखना है कि फ्यू को कब यूज़ करना है और लिटल को कब यूज़ करना है, और आ फ्यू, दा फ्यू और फ्यू में क्या फ़र्क है। इसी तरह से आ लिटल, द लिटल और लिटल में क्या फ़र्क है। इन चीज़ों का आपको फ़र्क जो पता होना चाहिए। एंड सेकेंड, आप मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको बताई है वो आपके जहन में बैठनी चाहिए, वो स्टिक करनी चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले एक लेंथी सेंटेंस आपके पास आ गया, आप उसको क्लॉजेज में ब्रेक करें। हर क्लॉज का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखें, क्लॉज को कैटेगराइज करें कि वो डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब डिपेंडेंट क्लॉजेज के साथ ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज एंड सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज का, ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। और उसके बाद आप डिफरेंट क्लॉजेज, अगर वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज हैं उनको कैटेगराइज करें कि वो नॉन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, गौर से अगर आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे और आप इसको अपनी आदत बना लेंगे, टेक्स्ट को गौर से पढ़, पहले चैप्टर पढ़ते हुए ऑफ कोर्स आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगले चैप्टर्स पढ़ते हुए आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल for you to become an expert in English language if you follow this technique. अच्छा, अब एक और चीज़, हम फ्रेज़ की पहले बात करके आए थे, थोड़ा सा इस बात को जो है वो आगे बढ़ाते हैं इस सेंटेंस में। देखो, आर नोन, ये वर्ब फ्रेज़ है एक। ठीक है जी,
ये वर्ब फ्रेजेस का भी आपको पता होना चाहिए। ये वर्ब फ्रेजेस आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देती हैं, ठीक है। अब आर नोन, नोन थर्ड फॉर्म लगी हुई है वर्ब की इज एम आर के बाद। तो ये चीज़ एक याद रखें कि इज एम आर के बाद 3 सिचुएशंस होती हैं। क्या होती हैं कि या तो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। कितनी सिचुएशन होती है? 3। या तो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, ठीक है। और या आप क्या करते हैं, आप इन्फिनेटिव लगा के उस सेंटेंस को बनाते हैं, यानी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। ये 3 मेजर स्ट्रक्चर्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये इनमें क्या फ़र्क है। इसी तरह से अगर आपको इज एम आर का पता चल गया, वॉज वर का पता भी बड़ी आसानी से आपको चल जाएगा कि वॉज वर कैसी स्ट्रक्चर्स में वर्ब के साथ कब किस तरह से ये वर्ब के साथ मिलके वर्ब फ्रेज बनाता है। इस सेंटेंस में बाकी वर्ब फ्रेजेस को भी आप लाजमी देखें और उनको डिस्कस करें कि वो आपको किस किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। इंशाल्लाह इन अवर नेक्स्ट लेसन वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेजेस एंड आई टेल यू कि किस तरह से वो फ्रेजेस यूज़ हुई हैं, क्योंकि नॉन फ्रेज का आपको पता चल गया है, वर्ब फ्रेज का भी आपको पता चल गया होगा कि वर्ब फ्रेज क्या होता है, वर्ब और उसके मॉडिफायर्स होते हैं। We will be discussing all these things in our next lesson. Till then, Allah Hafiz.